Hi there. So now we'll be starting with a new reading of portfolio management, which is an overview of the whole curriculum. So portfolio management क्या होता है? We have already discussed basically. Portfolios are a bunch of asset classes that are made suiting to the basically best suited for the investor, right? So we'll be understanding कि investor क्या होते हैं, portfolios क्या होते हैं, assets क्या होते हैं. So all those things will be discussed on and off during the curriculum. First of all, we need to understand what is portfolio perspective. ठीक है, अगर मेरी हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो यू कैन रेडीली लुक आउट फॉर द नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ. यू विल बी बेटर इक्विप्ड विद द नोट्स आई गेस. सो पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव क्या होता है? पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव सेज कि इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो उसका हमेशा विद रेस्पेक्ट टू द टोटल पोर्टफोलियो रिस्क और रिटर्न देखना चाहिए. उसका मतलब क्या? लेट्स से द portfolio that I currently have has around 15% kind of return and 20% kind of standard deviation. अगर मैं ये नया इन्वेस्टमेंट ऐड करता हूं to my portfolio, how much of risk and how much of return will that individual investment will bring to the table when it is added along with the complete portfolio. So कभी भी अगर आप individual investment को evaluate कर रहे हो, so it shouldn't be evaluated in isolation. It should be evaluated from the perspective of portfolios, right? So हमेशा ये याद रखना, we'll be following a portfolio approach because portfolio average जो risk है हमारा वो reduce कर सकता है. We'll be understanding systematic risk क्या होता है, unsystematic risk क्या होता है, portfolios कैसे risk को कम कर देते हैं. बट अभी के लिए हमको क्या समझना है कि पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो आर बंच ऑफ एसेट क्लासेस दैट वी हैव इन्वेस्टेड इन. अब अगर मेरे को कुछ नया ऐड भी करना है तो हमेशा मैं इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट को आइसोलेशन में नहीं देखूंगा. आई विल बी लुकिंग इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो अप्रोच. ठीक है, पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव जिसको बोल रहे हैं, इवैल्यूएटिंग ईच इन्वेस्टमेंट बाय देयर कंट्रीब्यूशन टू द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो. Then one of the most important thing that we need to discuss is diversification. Diversification क्या होता है? Let's say there's Mr. A who has parked all his $10,000 in one stock, and there's this Mr. B who is a CFA and has parked his money in distributed stock and made a portfolio out of it. ठीक है, अब पोर्टफोलियो बनाने से या फिर इंडिविजुअल स्टॉक बनाने से डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं वो समझो. इंडिविजुअल स्टॉक्स हमेशा आपको रिस्क के पर्सपेक्टिव से ज्यादा रिस्की हैं. Why? Because let's say he has planted all his money in a steel company, right? If the steel cycle is going for a toss, all his money will be going down the drain. But अगर मैंने पोर्टफोलियो बनाया है, मैंने एक स्टील कंपनी भी ली है, दूसरी मेटल कंपनी भी ली है, मैंने FMCG कंपनी भी ली है, मैंने IT कंपनी भी ली है, so on and so forth. I have taken a bunch of different stocks that are not correlated. ठीक है, अनरिलेटेड स्टॉक्स का मैंने पोर्टफोलियो बनाया है. तो क्या होगा, अगर एक स्टॉक परफॉर्म नहीं भी कर रहा होगा तो दूसरा परफॉर्म करने लग जाएगा, राइट? सो दैट इज बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन, हैविंग अनकोरिलेटेड एसेट क्लासेस इन योर पोर्टफोलियो. ठीक है, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन. सो सिंगल स्टॉक वर्सेस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि सिंगल स्टॉक इज रिस्की एंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैन पोटेंशियली रिड्यूस योर रिस्क. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने नंबर ऑफ ऑलरेडी आपने 20 स्टॉक्स बाय कर लिए हो तो 21st अगर स्टॉक ऐड कर रहे हो या फिर डेट ऐड कर रहे हो, वॉट एवर एसेट क्लास यू आर एडिंग, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट द ओवरऑल रिस्क एंड रिटर्न आर गेटिंग हैम्पर्ड. इसीलिए तो हमने फर्स्ट में पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव समझा था ना कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट आप ऐड करेंगे उसमें ये चेक करेंगे कि रिस्क और रिटर्न वो कितना ला रहा है टू द टेबल, राइट? सो पोर्टफोलियो जो बन रहा है उसमें मेरा रिस्क कम हो रहा है, बट ज्यादा से ज्यादा अगर एसेट क्लासेस या स्टॉक्स ऐड करते जाऊंगा तो रिस्क कम होते ही चला जाएगा क्या? ऐसा नहीं है, राइट? विल बी अंडरस्टैंडिंग एफिशिएंट फ्रंटियर, उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा. बट अभी के लिए आप ये समझ जाओ कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में ओवरऑल रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड. ठीक है, ये अप्रोच कौन लाया था? सबसे पहले 1950s में मार्कोविट्स लाए थे. सो ही वाज अ पायनियर ऑफ the whole approach of
understanding the risk part. He started with the standard deviation and conveyed the meaning of risk and not just looking at the return. So Markowitz started with understanding risk management and then Trainer and Sharp basically उसको और develop करके the whole approach is now called modern portfolio theory. Modern portfolio theory पे अपने थोड़ा discuss करेंगे. So अगर आपको diversification ratio निकालना हो, again this is a redundant ratio now. अभी ये यूज नहीं होता है, बट जब वी डिडंट हैव द एल्गोरिथम्स एंड द कंप्यूटर्स दैट वी हैव एट आवर डिस्पोजल नाउ, जब नहीं होते थे तो डाइवर्सिफिकेशन रेशियो कैसे निकाला जाता था? सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिटर्न्स ऑफ इक्वल वेटेड पोर्टफोलियो, मान लो कि मेरे पास 100 रुपए है, 5 स्टॉक है, 20 रुपए डाल दिए, दैट इज इक्वल वेटेड पोर्टफोलियो. तो उसके स्टैंडर्ड का रिटर्न्स का डेविएशन डिवाइडेड बाय एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ n स्टॉक्स. सारे स्टॉक्स का अगर एवरेज निकाल लिया तो कितना? सो इक्वल वेटेड पोर्टफोलियो अपॉन एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मैं निकालूंगा, सो इक्वल वेटेड पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय द एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ n stocks. If that is less than 1, that signals me that my risk can be reduced by adding more stocks. Right? So if this ratio is less than 1, we are better off adding more stocks and reducing our risk. But if it is equal to 1, that means my portfolio is well diversified. ठीक है? अब ये रेशियो अब क्यों नहीं चलता या अच्छा क्यों नहीं है? इसमें एक इनहेरेंट अजम्पशन है कि सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो, सबसे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कौन सा होता है? जो इक्वल वेटेड होता है. बट जरूरी नहीं है ऐसा. कोई स्टॉक हो सकता है कम रिस्की हो, कोई स्टॉक ज्यादा रिस्की हो. तो इक्वल वेटेड पोर्टफोलियो ही बेस्ट है ऐसा जरूरी नहीं है. सो व्हाइल डाइवर्सिफिकेशन रेशियो वाज यूज्ड अर्लियर टू अंडरस्टैंड इफ मोर स्टॉक्स नीड टू बी एडेड और नॉट, अब तो ऑन द बेसिस ऑफ एल्गोरिथम्स वी कैन रियली इजीली डिटरमाइन कि ये स्टॉक को ऐड करने से मेरा ओवरऑल रिस्क रिटर्न क्या चेंज होगा. राइट? सो अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन रेशियो निकालना हो, सो हाउ विल यू कैलकुलेट? By taking the standard deviation of the returns of equal weighted portfolio and dividing it by either individual stocks return standard deviation या फिर average standard deviation of the returns of n stocks. ठीक है? Either of the two is possible in the denominator. ये हमको समझ में आ गया डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव क्या होता है, हमको इन स्टॉक्स को इंडिविजुअल बेसिस पे कैसे देखना है, उनको आइसोलेशन में नहीं देखना है, पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव से देखना है. ऑल दोज थिंग्स आर वेल इक्विप्ड विद दोज. राइट? तो अब हमको क्या सीखना है कि अगर हमको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना है तो व्हाट इज द प्रोसेस? तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में देयर इज आइडियली 3 प्रोसेस. द फर्स्ट प्रोसेस इज टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट. उसके लिए मैं प्लान करूं, उसके लिए मैं समझूं कि व्हाट इज द रिस्क रिटर्न ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लाइंट, व्हाट इज हिज टाइम होराइजन, व्हाट इज हिज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स. ऑल दोज थिंग्स नीड टू बी प्लान्ड आउट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट. IPS भी बोलते हैं उसको. सो द फर्स्ट स्टेज इज प्लानिंग स्टेज. देन कम्स एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन में हम समझेंगे कि कौन सा एसेट क्लास लेना है. अब एसेट क्लासेस तो हमको समझ में आ गया. अब हमको समझ में आया कि इक्विटी इतना लेना है, तो इक्विटी में कौन से स्टॉक्स लेने हैं, उसमें बॉटम अप एनालिसिस, टॉप डाउन एनालिसिस, ऑल दोज थिंग्स नीड टू बी डन. फिर जब समझ में आ गया कि ये एसेट लेना है, इतना लेना है, तो अब कब लेना है, ऑल दोज थिंग्स नीड टू बी एग्जीक्यूटेड. एंड द लास्ट इज फीडबैक लूप. फीडबैक में क्या होता है? सी, ऑल द planning that you have done and the execution that you have done needs to be monitored and rebalanced. ठीक है? Whatever assets you have bought can potentially not work out in the manner that you have estimated. Right? तो पहले जो सोचा था अगर वैसे ही चल रहा है तो well and good. अगर नहीं चल रहा है तो you need to rebalance, reorganize and monitor all those investments, which is called feedback. So that is the portfolio management process. अब हम एक एक स्टेप को अच्छे अच्छे समझेंगे. फर्स्ट विल बी प्लानिंग स्टेज. प्लानिंग स्टेज में क्या था? अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट. सो आवर नेक्स्ट सेशन विल बी अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट. क्लाइंट कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, उनके क्या क्या नीड्स होते हैं. राइट? आई होप दिस इज क्लियर. विल बी मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट सेशन नाउ.